चलिए, आज हम लोग एक शब्द आता है पॉलिटी में मंत्री परिषद, जिसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन था कि मंत्री परिषद क्या होता है, या सर कैबिनेट मंत्री क्या होता है, या सदस्य क्या होते हैं। उन्हीं के बारे में हम आप लोगों को आज इस टॉपिक बताने वाले। मंत्री परिषद में क्या क्या चीजें होती हैं और कौन कौन मंत्री परिषद में शामिल होता है, इन सब विषय में चर्चा करते हैं। सबसे पहले मंत्री परिषद का वर्णन किस अनुच्छेद में है, क्योंकि पॉलिटी में सबसे ज्यादा जरूरी तो पहले अनुच्छेद ही हो जाता है कि इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 74 में इसका वर्णन किया गया है कि सदन का एक मंत्री परिषद जरूर होता है। तो 74(1) में मंत्री परिषद के नियुक्ति के विषय में है कि मंत्री परिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद का वर्णन है। अब मंत्री परिषद होता क्या है, इसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, इस चीज पे थोड़ा सा बात करते हैं कि मंत्री परिषद होता क्या है। चलिए देखते हैं। मंत्री परिषद जो होता है, इसमें 3 प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं। 3 प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं। दैट्स मीन्स कहोगे सर मंत्री परिषद कौन से लोग होंगे जो मंत्री परिषद में शामिल होंगे। मंत्री परिषद में लोकसभा और राज्यसभा के सारे सदस्य बन सकते हैं। मंत्री परिषद लोकसभा और राज्यसभा के, चाहे लोकसभा के सदस्य चाहे राज्यसभा के सदस्य, किसी भी सदस्य को मंत्री का पद दिया जा सकता है। जिसको भी प्रधानमंत्री सलाह देगा राष्ट्रपति को कि इनको ये मंत्री का पद दे दो, किसी को रक्षा मंत्री बना दो, किसी को सड़क मंत्री बना दो, तो प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति मान करके और उसको वो पद दे देता है। तो कोई भी सदन का हो सकता है, चाहे वो लोकसभा का चाहे राज्यसभा का, कोई भी सदन का सदस्य मंत्री परिषद में शामिल हो सकता है। अब मंत्री परिषद जो है ये किससे किससे मिलकर के बनता है, तो इसमें 3 प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं। एक को कहते हैं कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, और दूसरा होता है राज्य मंत्री, और तीसरा होता है उप मंत्री। 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। इन तीनों मंत्रियों को आप समझिए कि कौन से मंत्री होते हैं। नियुक्ति तो मैंने बता दिया कि जितने भी ये मंत्री परिषद के सदस्य होंगे, इनको नियुक्ति पत्र कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति ही दिलाएगा। लेकिन किसकी सलाह पर दिलाएगा, तो वो प्रधानमंत्री की सलाह पर वो शपथ दिलाता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही शपथ दिलाता है। ये सलाह देता है कि इनको ये पद दे दो, तो उनको वो पद दे दिया जाता है। अब सबसे पहले कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं, या राज्य मंत्री कौन होते हैं, या उप मंत्री कौन होते हैं, इसी पॉइंट को समझना है। देखिए कैबिनेट मंत्री, पहले कैबिनेट मंत्री किसको कहते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। कैबिनेट मंत्री जो महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं, महत्वपूर्ण जो मंत्रालय होते हैं, उन मंत्रालयों के लिए एक हेड को चुना जाता है, उन्हीं को कहते हैं कैबिनेट रैंक के मंत्री। जैसे रक्षा मंत्रालय हो गया, जैसे परिवहन मंत्रालय हो गया, तो जैसे जल मंत्रालय हो गया, इनके लिए एक हेड को मंत्री के रूप में जिनको चुना जाता है, जैसे जल मंत्री, रक्षा मंत्री, परिवहन मंत्री, सड़क मंत्री, ये सारे मुख्य जो मंत्री होते हैं, इनको कहते हैं कैबिनेट मंत्री। मुख्य मंत्रियों को, यानी मुख्य मंत्रालय का पद जिसको दिया जाता है, उनको कैबिनेट मंत्री में शामिल किया जाता है। महत्वपूर्ण मंत्रालय का पद जिसको दिया जाता है, उनको कहा जाता है कैबिनेट मंत्री। वहीं राज्य मंत्री क्या होते हैं, ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है राज्य मंत्री सहायक, और एक होते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। स्वतंत्र प्रभार ये क्या होते हैं, जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं, इनको यही जो मंत्रालय होते हैं, इन्हीं मंत्रालयों का
और अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए मंत्रालय में ही स्वतंत्र प्रभार मंत्री की ही नियुक्ति की जाती है। स्वतंत्र प्रभार मंत्री की भी नियुक्ति की जाती है, अर्थात इन मंत्रालयों का और अच्छे तरीके से क्रियान्वयन और जल्दी से और अच्छे तरीके से हो, उन्हीं के लिए, इन्हीं मंत्रालयों की सहायता के लिए स्वतंत्र प्रभार मंत्री की नियुक्ति की जाती है। मतलब मंत्रालय में एक मंत्री तो है ही, हेड मंत्री, उन्हीं की सहायता के लिए स्वतंत्र प्रभार मंत्री की नियुक्ति की गई। अब राज्य मंत्री सहायक आया, इनकी सहायता के लिए, मतलब कैबिनेट रैंक, ये तो मंत्रालय की सहायता ये करेंगे स्वतंत्र प्रभार मंत्री, और ये जो कैबिनेट मंत्री होंगे इनकी सहायता के लिए किसका गठन किया जाता है? राज्य मंत्री सहायक का गठन किया जाता है। मतलब राज्य मंत्री सहायक का पद जिसे दिया जाएगा वो हेल्प किसकी करेगा? हमेशा कैबिनेट मंत्री की, जो कैबिनेट रैंक के मंत्री होंगे उन्हीं की हेल्प करता रहेगा। अब अगली बात आती है उप मंत्री। उप मंत्री कौन होते हैं? जो प्रशासनिक काम देखते हैं। मतलब जो हमारा मंत्री परिषद है, आप लोग जानते हो यही मंत्री परिषद ही सारे नीति कानून यही सब बनाता है। तो नीति कानून या प्रशासनिक कार्यों का देखरेख करने के लिए उप मंत्री का भी प्रावधान किया गया है। प्रशासनिक कार्यों का देखभाल करने के लिए वो उप मंत्री का पद किया गया। फिर से देखिए, कैबिनेट मंत्री मुख्य मंत्रालय का पद इसको दिया जाता है। राज्य मंत्री दो प्रकार के होते हैं, राज्य मंत्री सहायक और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो होते हैं वो मंत्रालयों की हेल्प प्रदान करते हैं, उन्हें कहा जाता है इस मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार मंत्री। रक्षा मंत्रालय स्वतंत्र प्रभार मंत्री, मतलब रक्षा मंत्रालय का ये स्वतंत्र प्रभार मंत्री है, सहायक है। और राज्य मंत्री सहायक, ये राज्य मंत्री सहायता किसको देगा? कैबिनेट रैंक के मंत्रियों को सहायता देगा। आगे आया उप मंत्री। उप मंत्री कौन होते हैं? जो प्रशासनिक कार्य होते हैं उन कार्यों को अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए उप मंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो इस प्रकार से सारे मंत्री हो गए। अब एक प्रश्न इसमें डाउट ये आता है कि सर मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद तो समझा दिया, एक शब्द आता है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल, अगर हम कहें कि ये जो मंत्री परिषद था, मंत्री परिषद के अंतर्गत तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री ये तीनों आ गए, लेकिन मंत्रिमंडल के अंतर्गत केवल कैबिनेट मंत्री को ही शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत केवल कैबिनेट मंत्री को ही शामिल किया जाता, और कोई मंत्री इसमें शामिल नहीं होते। कहोगे सर इसका क्या भूमिका है, क्या ये पहले से संविधान में था? नहीं, मंत्रिमंडल स्टार्टिंग में संविधान में ये नहीं था। इसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से, जो कि 1978 में आया था, लाया गया। और कहां पर लाया गया? जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है, अनुच्छेद 352, इसमें कहा गया कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल कहीं पर लगाना है तो मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो संविधान में केवल एक बार मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किया गया, जो कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 352 में। तो यह प्रश्न आता है मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? एक बार केवल हुआ है। अब मंत्रिमंडल, मैंने बोला कैबिनेट मंत्री ही केवल शामिल होते हैं, और इनकी भूमिका क्या होती है? प्रधानमंत्री ज्यादातर अपना जो डिसीजन लेता है वो मंत्रिमंडल की सलाह से ही अपना डिसीजन ले लेता है। जैसे मैंने कहा यहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करना है, यहां पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू करना है, या कहीं पर युद्ध करना है, तो वो पूरे से नहीं सलाह लेगा, वो केवल मंत्रिमंडल की सलाह से ही कोई रूल, कोई लॉ, कोई युद्ध के लिए तैयारी करा देगा। इनसे सलाह लेता है केवल मंत्रिमंडल से। तो पूरे भी प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? मंत्रिमंडल की। और मंत्रिमंडल में शामिल कौन है? कैबिनेट मंत्री। अब कैबिनेट मंत्री अगर चाहे तो वो राज्य मंत्री में जो स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं, ये मंत्रालय के ही तो हेल्प करते हैं, तो मंत्रालय के हेल्प करते हैं। तो जब अगर ये चाहेगा, कौन? मंत्रिमंडल,
अगर चाहे कि हमारा हेल्थ स्वतंत्र प्रभार मंत्री भी करे, तब मंत्रिमंडल अपनी बैठकों में इनको भी शामिल कर सकता है। अन्यथा मंत्रिमंडल की बैठक केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं और कोई मंत्री उसमें शामिल नहीं होते। कैबिनेट मंत्री ही केवल मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल होते हैं। अब प्रश्न ये आया कि सर मंत्रिमंडल भी समझ में आ गया, मंत्रिपरिषद भी समझ में आ गया, ऐसे तो जितने भी सदस्य होंगे सभी लोग कहेंगे कि हमको सदस्यता दे दो, हमको मंत्री बना दो, हमको मंत्री बना दो। तो मंत्री का भी एक रूल है क्या? एक संविधान संशोधन लाया गया 91 सीए, और 91 सीए में 91वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2003 में आया। इस 2003 के संविधान संशोधन में बताया गया कि जो ये मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या होगी, जो मंत्री बन सकते हैं, वो कितनी होगी? ज्यादा से ज्यादा जितनी लोकसभा सीट होगी। लोकसभा सीट का केवल 15% लोग ही मंत्री पद पर बैठाए जाएंगे। बस लोकसभा सीट के 15% लोगों को ही मंत्री बनाया जाएगा, उससे ज्यादा लोगों को मंत्री नहीं बना सकते हो। इन्हीं में जिसको चाहो जो मंत्री का पद दे दो। और इस 15% में प्रधानमंत्री का पद भी इंक्लूड है, प्राइम मिनिस्टर का पद भी इसमें इंक्लूड है 15% में। तो ये रहा प्रधानमंत्री के बारे में और मंत्रिपरिषद के बारे में और मंत्रिमंडल के बारे में। हाँ, एक शब्द और आता है, जो ये मंत्रिपरिषद होता है, जितने मंत्री होते हैं या जो मंत्री नहीं है, मान लो मंत्री भी हैं, हो सकता है कि लोकसभा में बहुत सारे सदस्य मंत्री नहीं हैं, जितने भी मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं ये सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सामूहिक रूप से कैसे? कोई मंत्री अगर डिसीजन लिया तो ऐसा माना जाता है कि उस पार्टी के जितने भी मंत्री हैं या जितने भी सदस्य हैं, उस पूरी पार्टी के द्वारा वो डिसीजन लिया गया है। क्योंकि अगर जो भी वो डिसीजन लिया होगा वो अगर सदन में पास नहीं होता है तो ऐसा माना जाता है कि अब इस पार्टी के पास विश्वास मत नहीं रह गया है और उसके खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव ला दिया जाता है। इसलिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी लोकसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी राष्ट्रपति के प्रति। तो कहोगे सर मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी किसके प्रति होता है? लोकसभा के प्रति होता है। वहीं व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी राष्ट्रपति के पद होता है, क्योंकि जितने मंत्री होते हैं उनको मंत्री की पद पे नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। इसलिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ये राष्ट्रपति के प्रति होते हैं और सामूहिक रूप से उत्तरदायी लोकसभा के प्रति होते हैं। अब यहीं पर एक प्रश्न आता है, अगर प्रधानमंत्री का पद कब खाली होगा? मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं क्या ये बीच में भी भंग हो सकते हैं? मतलब ये पूरा डिस्ट्रॉय हो सकता है जो ये सांचा बनाया गया है? हाँ, हो सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री का पद किसी भी कारण से अगर बीच में खाली हो जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को भंग कर दिया जाता है, फिर से गठित होगी मंत्रिपरिषद। अब आप लोगों ने मंत्रिपरिषद के बारे में जितनी भी आपको जानकारी चाहिए थी वो समस्त जानकारी आपको हम इस छोटे से वीडियो में आपको दे दिए हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।